नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में 7 तारीख को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय बीए 5वें सेमेस्टर का, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2023-24 का ये पेपर है। पेपर का कोड है HND 302। तो चलिए बिना देर के पेपर को सॉल्व करते हैं। आप परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है? तो व्यंजना जो शब्द शक्ति होता है वो व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। यानी काव्य दोष जो होते हैं वो काव्य के सौंदर्य में हानि करते हैं, काव्य के सौंदर्य को कम करते हैं। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। यानी जो तत्व काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उनको काव्य गुण के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या 10-10 मानी है। 10 गुण भरत मुनि मानते हैं और 10 गुण दंडी भी मानते हैं। तो बी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है, ऊपर का प्रश्न ही समझ लीजिए, तो 10 मानी है। सी ऑप्शन यहाँ पर पांचवे का सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग अर्थात शब्द अर्थ आदि के नहीं, यह मत है। तो इसमें से किसी का भी मत यह नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण माने हैं। तो ध्वनिवादी आचार्यों ने इन तीनों गुणों को माना है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण किस में प्रयुक्त होता है? तो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है माधुर्य गुण। आठवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वीर रस में ओज गुण प्रयुक्त होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष है। यानी जब काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। 10वें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, दृष्टकूद पदों में पाया जाता है। दृष्टकूद पदों में कौन सा दोष पाया जाता है आपको बताना है। तो अप्रतितत्व दोष होता है। 11वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। तो जो अभिधा शब्द शक्ति है उसको प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति कहा जाता है। 12 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के कुल 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणाय और व्यंजना। तो 13 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उसका घर गंगा में है, शब्द शक्ति है। यानी यह किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति का महत्व है। आपको यहाँ पे शब्द शक्ति का महत्व बताना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही है। शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्र रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरत मुनि की रचना है। 2री शताब्दी इनका समय है और रस संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य भामह ने गुणों का उल्लेख किया है। यानी कितने गुणों का उल्लेख किया है? तो भामह ने कुल 3 गुणों का उल्लेख किया है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है, यह कथन है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसको कहते हैं। वहां पे ओज गुण विद्यमान होता है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं।
अभिधा शब्द शक्ति से कुल 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बीच में का। 21 नंबर प्रश्न है, प्रतीक का अर्थ है, प्रतीक का अर्थ होता है संकेत। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। प्रतीकवाद के जनक जो है जीन मोरे माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो टी ह्यूम जो है बिंबवाद का प्रवर्तन किए थे, बिंब का जनक इनको माना जाता है। तो 23 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दृश्य बिंब का संबंध होता है। तो दृश्य बिंब का संबंध जो है नेत्रों से होता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व है। तो कल्पना जो है काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व है। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कल्पना का प्रधान गुण है। कल्पना का प्रधान गुण होता है रचनाशीलता। 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। किसका कथन है? तो यह कथन जो है कालरिज का है। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कल्पना के भेद हैं। कल्पना के 2 भेद होते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। तो 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्मृति बिंब जो है इंद्रिय बिंब का भेद नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है इंद्रिय बिंब के भेद हैं, किसी न किसी इंद्रिय से संबंधित है। जैसे चाक्षुष बिंब नेत्रों से संबंधित है, श्रव्य नादात्मक बिंब जो होता है वो आंख से संबंधित है, नेत्रों से संबंधित है। घ्राण बिंब जो है नाक से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर स्मृति बिंब किसी जो है इंद्रिय से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा डॉक्टर केदारनाथ सिंह की है। 30वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बिंब योजना का कार्य है। तो काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, ये बिंब योजना का तीनों कार्य है। तो डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, मधुमेह वसंत जीवन बन के इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है। तो वसंत यहाँ यौवन का प्रतीक है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम फैंटेसी है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक है। तो कल्पना सिद्धांत जो है कालरिज के द्वारा दिया गया है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, फैंटेसी शब्द का निर्माण हुआ है। तो फैंटेसी शब्द का निर्माण ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुआ है। यहाँ अगर ग्रीक दिया होता तो ए ऑप्शन सही हो जाता, और यहाँ फैंटेसिया दिया होता तो सी ऑप्शन सही हो जाता। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रतीक की विशेषताएं हैं। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, काहे रिनलनी तू कुम्हनाली में तत्व है। कौन सा तत्व है आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रतीक का प्रयोग किया गया है। 37 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। जॉन मोर आश ने फिगरो नाम के पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया। 1886 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कल्पना को नैतिक शक्ति कहा है। तो ब्रैडले के द्वारा कल्पना को नैतिक शक्ति कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। कथन है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में हुआ है। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जो उनकी पुस्तक है इसमें हुआ है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजन भी यह कथन है।
यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 43 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कहानी नई कहानी कृति है, तो कहानी नई कहानी नामक पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 44 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं। आस्था और सौंदर्य के लेखक रामविलास शर्मा है, तो बी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान माना है। मनुष्य को माना है, मनुष्य सत्य है, आपका उत्तर सही हो जाएगा ए। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है, साहित्य सहचर के रूप में स्वीकार किया है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख मानते हैं, बुद्धि को प्रमुख मानते हैं। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है, रस को, सौंदर्य को, आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को, तीनों को महत्व देती है, तो डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है। मूलभूत धारणा उनका है कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र दोनों का प्रसार होता है, लोक की समस्त अनुभूतियां सुखात्मक दुखात्मक होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।